दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जब घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी बुरी तरह से रो रही है और वो सीढ़ियों से गिर गई है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। फिर जो सब कुछ उसने मुझे बताया वो सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरा नाम कार्तिक है। मेरी पढ़ाई पूरी हुए कई साल हो चुके थे, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसी नौकरी नहीं मिली थी जिससे मेरी जिंदगी ठीक से चल सके। जहाँ भी सुनता कि नौकरी निकली है, वहाँ अपना रिज्यूमे लेकर पहुँच जाता। हर इंटरव्यू में पूरी मेहनत से जवाब देता, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से मेरा चयन नहीं हो पाता। कभी अनुभव कम होने की बात कह दी जाती, तो कभी किसी और को नौकरी मिल जाती। धीरे धीरे मैंने उम्मीद छोड़नी शुरू कर दी थी, लेकिन घर चलाने के लिए जो भी छोटा मोटा काम मिलता मैं बिना शर्म किए कर लेता। कभी किसी दुकान पर हिसाब किताब देख लेता, कभी किसी गोदाम में काम कर लेता, तो कभी किसी ऑफिस में कुछ दिनों के लिए अस्थायी काम मिल जाता। जितने पैसे मिलते उनसे घर के छोटे मोटे खर्चे पूरे करने की कोशिश करता। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरी छोटी बहन और एक मेरा छोटा भाई था। मेरे पिताजी का कई साल पहले देहांत हो चुका था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी किसी न किसी तरह हम सब मिलकर निभा रहे थे। मेरा छोटा भाई पढ़ाई में शुरू से ही बहुत तेज था। मेरे छोटे भाई का नाम आकाश था। उसने मेहनत की और बैंक की परीक्षा पास करके प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ की नौकरी हासिल कर ली। उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी और नौकरी भी पक्की थी, इसलिए घर में उसकी बहुत इज्जत होती थी। माँ हर किसी से बड़े गर्व से कहती थी कि मेरा बेटा बैंक में अफसर है। धीरे धीरे उसके रिश्ते आने लगे और कुछ ही समय बाद उसकी शादी भी हो गई। उसकी पत्नी का नाम दिया था। वो भी उसी बैंक में क्लर्क की नौकरी करती थी। दोनों की नौकरी अच्छी थी, दोनों की कमाई भी अच्छी थी, इसलिए घर में उनकी हर बात को बहुत महत्व दिया जाता था। माँ उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। अगर उन्हें कुछ पसंद आ जाए तो तुरंत खरीद दिया जाता। अगर उन्हें कहीं घूमने जाना हो तो माँ खुद खुशी खुशी उन्हें भेज देती थी। मैं ये सब देखकर मुस्कुरा तो देता था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि मैं भी तो इसी घर का बेटा था। मैंने भी कभी घर से मुंह नहीं मोड़ा था। जितना बन पड़ता था उतनी मदद करता था, लेकिन मेरे हिस्से में कभी वो इज्जत नहीं आई जो एक बड़े बेटे को मिलनी चाहिए थी। कई बार ऐसा होता कि मैं सुबह से शाम तक काम करके थका हुआ घर लौटता, लेकिन किसी को ये पूछने की फुर्सत नहीं होती कि कार्तिक, तुमने खाना खाया या नहीं, तुम्हारा दिन कैसा रहा। वहीं अगर मेरा छोटा भाई ऑफिस से थोड़ा भी थका हुआ आता तो माँ तुरंत उसके लिए चाय बना देती, उसकी पसंद का खाना बनाती और बार बार पूछती कि बेटा कहीं तबीयत तो खराब नहीं है। दिया भी घर में आते ही सबकी चहेती बन गई थी, क्योंकि वो भी अच्छी नौकरी करती थी। माँ हमेशा उसकी तारीफ करती रहती थी और कहती थी कि किस्मत वालों को ऐसी बहू मिलती है। मैं उनकी बातें चुपचाप सुनता रहता था। मुझे दिया से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने कभी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया था, लेकिन मुझे ये ज़रूर महसूस होता था कि इस घर में इंसान की कीमत उसके प्यार या मेहनत से नहीं, बल्कि उसकी कमाई से तय होती है। कई बार रात को अपने कमरे में अकेले बैठकर मैं यही सोचता था कि क्या सच में मेरी कोई कीमत नहीं है। क्या सिर्फ इसलिए कि मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं घर में किसी सम्मान के लायक भी नहीं हूँ। ये सवाल मुझे हर दिन अंदर से तोड़ देता था, लेकिन फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं हर सुबह फिर से नई उम्मीद के साथ घर से निकलता और सोचता कि शायद आज मेरी किस्मत बदल जाए, शायद आज मुझे भी कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे मेरी माँ एक दिन मुझ पर वैसे ही गर्व कर सके जैसे आज मेरे छोटे भाई पर करती है। एक दिन मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, तभी मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे बैठी हुई थी। उसका दम बहुत तेज चल रहा था। जब मैंने ध्यान से देखा तो पहचान गया कि वो हमारे ही मोहल्ले में रहने वाली थी। उनका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। मैं उन्हें बचपन से जानता था। वो बहुत गरीब थी। उनका गुजारा खिलौनों की एक छोटी सी टोकरी बेचकर चलता था। उनके परिवार में बस उनकी एक ही बेटी थी, जिसका नाम अंजलि था। उस दिन शायद बहुत तेज की गर्मी की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वो सड़क किनारे बैठी बुरी तरह से हाँफ रही थी। मैं तुरंत उनके पास गया और घबराकर बोला, माँ जी क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना। उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा कुछ नहीं, बस बहुत प्यास लगी है, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो शायद ठीक लगने लगे।
मैं बिना एक पल रुके पास की दुकान से पानी की बोतल लेने लगा, लेकिन जब वापस आया तो उन्हें ज़मीन पर गिरा हुआ देखा। मेरी जान जैसे निकल गई। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, उनका नाम लेकर आवाज़ लगाई, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने आसपास खड़े लोगों से मदद मांगी और किसी तरह उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा। पूरे रास्ते में मैं उनसे कहता रहा, माँ जी हिम्मत रखिए, अभी डॉक्टर देख लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने जांच की और फिर मेरे सामने आकर बोले कि हमें अफसोस है, अब बहुत देर हो चुकी है। तेज़ गर्मी और धूप में ज़्यादा देर बैठे रहने की वजह से इन्हें हार्ट अटैक आया था और इनकी उसी समय मौत हो चुकी है। ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि काश मैं कुछ मिनट पहले पहुंच जाता तो शायद इन्हें बचा लेता, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। भारी मन से मैं उन्हें लेकर उनके घर गया। जैसे ही अंजलि ने अपनी माँ को उस हालत में देखा, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर कैसे चली गईं? अभी तो मैं आपके लिए खाना बना रही थी। आप तो कहकर गई थी कि आप जल्दी वापस आओगी। माँ उठ जाओ ना, देखो मैं यहाँ हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी चीखें सुनकर पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। आसपास की औरतों ने उसे संभाला, लेकिन उसका रोना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसी दिन मोहल्ले वालों की मदद से उसकी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब अंजलि इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके पास न कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई अपना। पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि अब उसका सहारा बनने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने जेब में हाथ डाला तो देखा मेरे पास थोड़े से ही पैसे बचे थे। मैंने उन्हीं पैसों से थोड़ा राशन खरीदा और उसके घर जाकर रख दिया। मैंने उससे कहा कि तुम चिंता मत करना, जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा कि आपका बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं आते तो शायद मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करती। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मासूमियत भी थी जिसने मेरे दिल को छू लिया। मैं घर लौट आया और माँ को सारी बात बताई, लेकिन माँ ने मेरी बात सुनकर कहा कि तुम्हें अपनी खुद की ज़िंदगी की कोई फिक्र है भी या नहीं? आज इंटरव्यू था, वो भी छोड़ दिया। अगर ऐसे ही हर किसी पर तरस खाते रहोगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार अंजलि का उदास चेहरा और उसकी आंखों के आंसू मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। सुबह होते ही मैं फिर उसके घर पहुंच गया। मैंने पूछा, तुम ठीक हो? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर हम काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे। उसी दौरान मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि मैं उसी से शादी करूँगा। मुझे उसकी खूबसूरती से ज़्यादा उसका सीधा और साफ दिल पसंद आया था। वो बहुत मासूम थी और उसकी आंखों में किसी तरह का लालच नहीं था। मैं घर पहुंचा और माँ से साफ साफ कह दिया कि मुझे अंजलि पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, अगर मैं उसका साथ दूंगा तो उसकी ज़िंदगी भी संभल जाएगी। मेरी बात सुनते ही माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उन्होंने कहा, क्या पागल हो गए हो तुम? एक गरीब लड़की को इस घर की बहू बनाऊं मैं? कभी नहीं मानूंगी। अपनी छोटी बहू को देखो, कितनी पढ़ी लिखी है, बैंक में नौकरी करती है। मैं तुम्हारे लिए भी किसी अच्छे घर की लड़की ढूंढूंगी। तुम मेरे खानदान का नाम डुबोना चाहते हो। लेकिन मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके संस्कार से होती है, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। तब मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अंजलि से कोर्ट मैरिज करूंगा। मैं उसके पास गया और अपने दिल की बात बता दी। पहले तो वो बहुत घबरा गई। उसने कहा, आपके घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपके घर में लड़ाई हो। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। पहले हम शादी कर लेते हैं, बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनकर उसने थोड़ी देर सोचा और आखिरकार हामी भर दी। फिर मैं उसे अपने साथ कोर्ट लेकर गया। वहाँ मैंने अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों को भी बुला लिया ताकि वो हमारी शादी में गवाह बन सकें। हमने अपने सारे ज़रूरी दस्तावेज जमा किए। अधिकारी ने हम दोनों से अलग अलग पूछा कि क्या हम अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के शादी कर रहे हैं। हमने हाँ कहा। फिर हमने रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर किए। मेरे दोनों दोस्तों ने भी गवाह के तौर पर साइन किए और सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमारी कोर्ट मैरिज हो गई। उस पल अंजलि ने हल्की सी मुस्कान के साथ मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली बार खुशी दिखाई दे रही थी।
लेकिन हम दोनों जानते थे कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब हमें घर जाकर अपने परिवार वालों को सब कुछ बताना था। रास्ते भर अंजलि बार बार मुझसे पूछ रही थी, अगर आपकी माँ ने मुझे अपनाने से मना कर दिया तो? मैंने उसे भरोसा दिलाया कि चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर हम दोनों घर पहुंचे। पूरे रास्ते अंजलि बिल्कुल चुप थी। उसके चेहरे पर खुशी भी थी और डर भी, क्योंकि उसे पता था कि अब हमारी शादी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। जैसे ही हम घर के बाहर पहुंचे, मैंने गहरी सांस ली और डोरबेल बजा दी। कुछ ही सेकंड के बाद हमारी नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। उसने पहले मुझे देखा, फिर अंजलि को देखा। उसकी नज़र जैसे ही अंजलि की मांग में भरे सिंदूर और गले में पड़े हार पर गई, तो वो एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन बिना कुछ बोले एक तरफ हट गई और हमें अंदर आने दिया। हम दोनों धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़े। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, माँ, पिताजी, ज़रा सब लोग हॉल में आ जाइए, मुझे आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। मेरी आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए। माँ सोफे पर आकर बैठ गई, पिताजी भी वहीं आकर खड़े हो गए। मेरा छोटा भाई भी वहीं खड़ा होकर हमें देखने लगा। सबकी नज़रें बार बार अंजलि पर जा रही थी, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है। मैंने हिम्मत करके कहा, माँ, आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने अंजलि से शादी कर ली है। ये सुनते ही पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। कुछ पल तक किसी की जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर माँ अचानक गुस्से में अपनी जगह से उठी और तेज कदमों से मेरे पास आकर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे खिलाफ जाकर शादी कर ली। आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया है इस लड़की ने तुम पर कि तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत तक दिखाई नहीं दी? हमने तुम्हें इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया और बदले में तुमने हमें ये दिन दिखाया। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। तभी दिव्या भी आगे आई और ताने मारते हुए बोली, कार्तिक भैया, ये आपने क्या कर दिया? आखिर ये किस गरीब लड़की को हमारे घर लेकर आ गए कि आपको हमारे खानदान की इज्जत और स्टेटस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया? ये लड़की हमारे जैसे परिवार में कैसे रहेगी? इसे तो बड़े घर के तौर तरीके भी नहीं आते होंगे। लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े घर में कैसी बहू आ गई? उसकी बातें सुनकर अंजलि ने शर्म से अपना सर और नीचे कर लिया। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। तभी मेरा छोटा भाई हंसते हुए बोला, भाई, पहले अपना खर्चा तो खुद उठा लो। अभी तक तो घर वालों के पैसों पर ही जी रहे हो, ऊपर से एक और जिम्मेदारी उठा लाए हो। अब इसकी भी जिम्मेदारी माँ पिताजी उठाएंगे क्या? उसकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और शांत आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ कि अभी मेरी नौकरी नहीं लगी है, लेकिन मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि मुझे बहुत जल्द नौकरी मिल जाएगी। मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। बस कुछ दिन का साथ चाहिए, उसके बाद मैं अपना घर अलग कर लूँगा। मैंने माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश करता हूँ कि हमें रहने के लिए घर का कोई छोटा सा कमरा दे दीजिए। जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक हम वहीं रह लेंगे। फिर मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। माँ कुछ देर तक मुझे घूरती रही। फिर उन्होंने गुस्से में कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें इसी लड़की के साथ रहना है तो रहो, लेकिन इस घर में तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं बची है। स्टोर रूम के बराबर में जो छोटा सा कमरा है, तुम दोनों वहीं जाकर रह सकते हो। बस उससे ज़्यादा किसी चीज़ की उम्मीद मत करना। उनकी बात सुनकर मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन कम से कम सर छुपाने की जगह मिल गई थी। मैंने अंजलि की तरफ देखा और धीरे से कहा कि चलो, हम वहीं पर रह लेंगे। हम दोनों अपना सामान लेकर उस छोटे से कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर धूल जमी हुई थी। पुराना से एक टूटा पलंग रखा था, एक कोने में पुरानी अलमारी थी और छत का पंखा भी बहुत धीरे धीरे चल रहा था। कमरे में रोशनी भी ठीक से नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैंने मुस्कुराते हुए अंजलि से कहा कि कोई बात नहीं, आज छोटा कमरा है, लेकिन एक दिन अपना भी बड़ा घर होगा। अंजलि ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो चुपचाप पलंग पर बैठ गई और रोने लगी। मैंने उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें शादी के बाद खुशियाँ देने का वादा किया था, लेकिन पहले ही दिन तुम्हें इतना सब सहना पड़ रहा है। उसने रोते हुए कहा कि नहीं, ऐसी बात मत कहिए। मुझे किसी बड़े घर या महंगे सामान की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस आपका साथ चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मेरी वजह से आपकी माँ आपसे नाराज़ हो गई। मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा, तुम खुद को कभी दोष मत देना। जो हुआ वो मेरा फैसला था और मैं अपने फैसले पर कभी पछताऊंगा नहीं। मैं तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े।
फिर मैं उसके लिए रसोई से पानी लेकर आया। उसने पानी पिया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। मैंने उसे समझाया कि आज जो लोग हमें ताने मार रहे हैं, एक दिन यही लोग हम पर गर्व करेंगे। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। मेरी बात सुनकर उसने धीरे से सर हिला दिया। फिर हमने मिलकर उस छोटे से कमरे की सफाई शुरू कर दी। मैंने झाड़ू लगाई, उसने पुरानी चीज़ें एक तरफ रखी। फिर हमने मिलकर कमरे को रहने लायक बनाया। उस वक्त हमारे पास ज़्यादा सामान भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा बैग और कुछ कपड़े थे, लेकिन फिर भी हम दोनों ने उस कमरे को अपना घर मान लिया था। शाम होने लगी, तभी नौकरानी चुपके से हमारे कमरे में आई और बोली, भैया, मैंने आप दोनों के लिए थोड़ा सा खाना रख दिया है, क्योंकि मालकिन ने कहा है कि आज से आप लोगों का खाना अलग बनेगा। लेकिन मुझे आप दोनों पर दया आ गई, इसलिए मैं ये खाना ले आई। उसकी बात सुनकर मैंने उसका धन्यवाद किया और खाना अंदर रख लिया। खाना बहुत साधारण था, लेकिन उस समय वही हमारे किसी लिए दावत से कम नहीं था। मैंने और अंजलि ने एक ही प्लेट में खाना खाया। खाते खाते मैंने देखा कि अंजलि बार बार मेरी तरफ देख रही है। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पहली बार किसी ने मुझे इतना अपना महसूस कराया। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी आपने मुझे अपना नाम और अपना साथ दे दिया। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वादा करो कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। उसने तुरंत अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और कहा, मैं आखिरी सांस तक आपका साथ निभाऊंगी। उस रात हम दोनों उसी छोटे से कमरे में बिना किसी शिकायत के सो गए, लेकिन हम दोनों के दिल में एक ही सपना था कि एक दिन मेहनत करके अपनी किस्मत बदल देंगे, और उसी घर में जहां आज हमारी बेइज्जती हो रही है, एक दिन सबकी नज़रों में अपनी इज्जत और पहचान खुद बनाकर दिखाएंगे। फिर धीरे धीरे घर का माहौल और भी ख़राब होने लगा। माँ दिव्या और मेरी छोटी बहन तीनों के मन में अंजलि के लिए पहले से ही नफरत भरी हुई थी, इसलिए एक दिन तीनों ने मिलकर एक नई चाल चलने का फैसला किया। दोपहर का समय था, सब लोग हॉल में बैठे थे। तभी दिव्या ने माँ से कहा, माँ, मैं एक बात कहूँ, हम हर महीने बेवजह नौकरानी पर इतने पैसे खर्च क्यों करते हैं, जब हमारे घर में एक मुफ्त की नौकरानी पहले से ही मौजूद है। आखिर अंजलि पूरा दिन करती क्या है? गांव से आई है, घर का काम करना तो इसे आता ही होगा। इससे सारे काम करवा लीजिए, हमारे पैसे भी बच जाएंगे और इसे भी पता चल जाएगा कि बड़े घर में कैसे रहा जाता है। माँ को तो पहले से ही अंजलि पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने बिना एक पल सोचे दिव्या की बात मान ली। अगले ही दिन नौकरानी को काम से निकाल दिया गया और घर के सारे काम अंजलि के ऊपर डाल दिए गए। जब मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि मैं हर रोज़ सुबह नौकरी की तलाश में घर से निकल जाता था और शाम को ही वापस आता था। मेरे पीछे बेचारी अंजलि पर बहुत जुल्म होते थे। वो रोज़ सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर में झाड़ू पोछा करती, फिर रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाती, उसके बाद बर्तन धोती, कपड़े धोती, खाना बनाती, घर की साफ सफाई करती और दिन भर बिना एक मिनट आराम किए काम करती रहती। लेकिन कोई उसकी मेहनत की तारीफ तो दूर की बात थी, उल्टा हर छोटी सी बात पर उसे डांट दिया जाता था। अगर खाने में नमक थोड़ा कम हो जाए तो डांट, अगर चाय थोड़ी ठंडी हो जाए तो डांट, अगर किसी चीज़ में 5 मिनट की भी देरी हो जाए तो सब मिलकर उसे ताने मारने लगते। लेकिन अंजलि कभी किसी से बहस नहीं करती थी, वो बस चुपचाप सब सहती रहती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो कहीं मेरे और घर वालों के बीच झगड़ा ना हो जाए। शाम को जब मैं घर लौटता तो वो हमेशा मुस्कुराकर मुझसे कहती कि सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। मैं भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेता, क्योंकि उसने कभी मुझे अपने साथ हो रहे जुल्म के बारे में कुछ नहीं बताया था। कुछ दिनों बाद मेरी मेहनत रंग लाई। एक दिन मैं बहुत खुश होकर घर लौटा, मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। जैसे ही मैं अंदर आया, मैंने खुशी से सबको आवाज़ लगाई, माँ, पिताजी, सब लोग ज़रा इधर आइए, मुझे आप सबको एक अच्छी खबर देनी है। मेरी आवाज़ सुनकर सब लोग हॉल में आ गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी मिल गई है। कंपनी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन काम अच्छा है और मेरी हर महीने की 20,000 रुपये सैलरी होगी। मुझे लगा था कि ये सुनकर घर वाले खुश होंगे, लेकिन अंजलि के अलावा किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। माँ ने बस इतना कहा कि ठीक है, नौकरी मिल गई तो कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया। छोटा भाई मुस्कुराकर दूसरी तरफ देखने लगा। दिव्या ने भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अंजलि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सबसे पहले मुझे बधाई दी और कहा कि मुझे पता था आपको ज़रूर नौकरी मिलेगी। उस समय उसकी मुस्कान देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। उसके बाद मेरी रोज़ की नई ज़िंदगी शुरू हो गई। मैं हर सुबह जल्दी उठकर ऑफिस चला जाता और शाम को वापस लौटता।
मुझे लगता था कि अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे जाने के बाद घर में अंजलि के साथ क्या होता था इसकी मुझे ज़रा भी खबर नहीं थी। एक सुबह की बात है, मेरी छुट्टी नहीं थी, इसलिए मैं हमेशा की तरह ऑफिस चला गया। उसी दिन दिव्या को भी बैंक जाना था। उसने अपने कुछ महंगे कपड़े निकालकर अंजलि के सामने फेंक दिए और बोली, सुनो, इन्हें अच्छे से प्रेस कर देना, अगर एक भी सिलवट रह गई तो ठीक नहीं होगा। उस दिन अंजलि की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, उसे हल्का सा बुखार था और बार बार चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर मना करती तो फिर सब मिलकर उसे और ज़्यादा बातें सुनाते। वो धीरे धीरे कपड़ों पर प्रेस करने लगी, तभी अचानक माँ ने जोर से आवाज़ लगाई, अंजलि ज़रा इधर आओ। उसने जल्दी से प्रेस सीधी रखी और भागकर माँ के पास चली गई। माँ ने उसे रसोई से कुछ सामान लाने के लिए भेज दिया। वो जल्दी जल्दी काम करके वापस लौटी तो देखा कि प्रेस ज्यादा देर तक एक ही जगह रखी रहने की वजह से दिव्या की महंगी ड्रेस हल्की सी जल गई थी। ये देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी उसी समय दिव्या भी वहां आ गई। जैसे ही उसकी नज़र जली हुई ड्रेस पर पड़ी, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना कुछ सुने अंजलि के गाल पर जोरदार एक थप्पड़ मार दिया। अंजलि लड़खड़ाकर नीचे गिरते गिरते बची, लेकिन दिव्या का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। उसने गुस्से में गर्म प्रेस उठाई और अंजलि का हाथ पकड़कर उसके हाथ के ऊपर रख दी। गर्म प्रेस लगते ही अंजलि के मुंह से दर्द से भरी जोरदार चीख निकल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और हाथ तुरंत बुरी तरह से जल गया। वो दर्द से कांपने लगी, लेकिन वहां मौजूद किसी का दिल नहीं पसीजा। तभी शोर सुनकर माँ भी वहां आ गई। अंजलि को लगा था कि शायद अब माँ उसे बचाएंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। माँ ने दिव्या को डांटने के बजाय उसकी पीठ थपथपाई और बोली, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही किया। अगर आज इसे सबक नहीं सिखाओगी तो कल ये हमारे सर पर चढ़ जाएगी। ऐसी लड़कियों को उनकी औकात याद दिलानी पड़ती है। माँ की ये बातें सुनकर अंजलि का दिल पूरी तरह से टूट गया। उसने अपना जला हुआ हाथ छुपा लिया और चुपचाप सर झुकाकर खड़ी रही, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने अपनी सफाई देने की कोशिश भी की तो यहाँ कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। वो ये सब कुछ चुपचाप सहती रही। उसने कभी भी मुझे अपने ऊपर हो रहे जुल्म के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से घर में और लड़ाई झगड़ा हो। मैं रोज़ की तरह शाम को ऑफिस से घर लौटा तो हमेशा की तरह वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आई, मेरे हाथ से बैग लिया, मेरे लिए पानी लेकर आई और फिर रसोई से खाना निकाल कर मेरे सामने रख दिया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी, लेकिन आज उसकी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द मैं महसूस कर पा रहा था। वो मेरे पास बैठकर मुझसे पूछने लगी कि आज आपका दिन कैसा रहा ऑफिस में, सब ठीक रहा ना? मैंने भी मुस्कुराकर कहा कि हाँ, सब ठीक था। फिर अचानक मेरी नज़र उसके हाथ पर पड़ी। उसका हाथ बुरी तरह से जला हुआ था, उस पर बड़ा सा लाल निशान बना हुआ था, जिसे देखकर मैं घबरा गया। मैंने तुरंत उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अंजलि, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? इतना बुरा कैसे जल गया? उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर नज़रें झुका ली और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस खाना बनाते समय गलती से गर्म बर्तन हाथ पर लग गया था, इसलिए जल गया। मैं उसकी आंखों को देख रहा था। मुझे साफ लग रहा था कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। मैंने कहा, अंजलि, खाना बनाते समय हाथ ऐसे नहीं जलता, और अगर जल भी जाता तो तुमने इस पर कोई दवा क्यों नहीं लगाई? उसने फिर वही बात दोहरा दी कि कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि ज़रूर कोई बात है जो वो मुझसे छिपा रही है। मैं तुरंत फ्रिज के पास गया, वहाँ से बर्फ़ निकाली और उसके हाथ पर धीरे धीरे लगाने लगा। वो दर्द से हल्का सा सिहर उठी, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करती रही। मैंने उसके हाथ पर मरहम भी लगाया और कहा कि अपना ध्यान रखा करो, तुम पूरे दिन काम करती रहती हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। उसने मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, आप बस अपना ध्यान रखिए, आपकी नौकरी अभी नई नई लगी है, मेहनत से काम कीजिए। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं शक बैठ गया था कि वो मुझसे सच नहीं कह रही। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। मैं रोज़ सुबह ऑफिस चला जाता और शाम को वापस आता। अंजलि हमेशा की तरह घर का सारा काम करती रहती और कभी भी अपने दर्द का एहसास मुझे नहीं होने देती थी। एक दिन शाम का समय था, मैं ऑफिस से थोड़ा देर से घर पहुंचा। जैसे ही अंदर आया तो देखा कि हॉल में सब लोग बैठे हुए थे। माँ सोफे पर थी, दिव्या और मेरा छोटा भाई आकाश भी अभी भी बाहर से लौटे थे। माँ उन्हें देखकर बड़े प्यार से बोली, अरे मेरे बच्चे, आ गए तुम लोग, बहुत थक गए होगे, आओ बैठो। मैं अभी अंजलि से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लगा दे, आखिर दिन भर इतनी मेहनत जो करते हो।
उनकी आवाज़ में इतना प्यार था कि मैं कुछ पल के लिए उन्हें देखता ही रह गया, क्योंकि यही माँ अंजलि से हमेशा नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। तभी मेरी नज़र आकाश के हाथ में रखे मिठाई के बड़े डिब्बे पर गई। माँ ने मुस्कुराकर पूछा, अरे बेटा, ये मिठाई किस खुशी में लाई है? तब आकाश खुशी से बोला, माँ, पहले सबका मुंह मीठा कराइए, फिर बताता हूँ। माँ ने हंसते हुए उसके मुंह में मिठाई का एक टुकड़ा रखा तो वो बोला, माँ, आज मेरा प्रमोशन हो गया। अब मैं बैंक में चीफ मैनेजर बन गया हूँ और मेरी सैलरी 80,000 रुपए महीने हो गई है। ये सुनते ही माँ खुशी से उछल पड़ी। उन्होंने तुरंत आकाश को गले लगा लिया और बोली, मुझे पता था मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पिताजी भी मुस्कुरा रहे थे। दिव्या तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। उसने गर्व से कहा, देखा माँ, मैंने कहा था ना कि आकाश बहुत जल्दी तरक्की करेगा। पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया। तब भी माँ ने जोर से आवाज़ लगाई, अंजलि, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ और सबके लिए मिठाई लेकर आओ। अंजलि रसोई से जल्दी जल्दी बाहर आई। उसके हाथ अभी भी ठीक से ठीक नहीं हुए थे, फिर भी उसने बिना कुछ कहे सबको मिठाई परोसनी शुरू कर दी। लेकिन किसी ने एक बार भी उससे ये नहीं पूछा कि वो कैसी है या दिन भर उसने कुछ खाया भी है या नहीं। सब लोग सिर्फ आकाश की सफलता का जश्न मना रहे थे। तभी आकाश ने खुशी में कहा, माँ, आज घर में पार्टी होगी, मेरे सारे दोस्त आएंगे, ऑफिस के कुछ लोग भी आएंगे, आज खूब धूमधाम से जश्न मनाएंगे। माँ ने तुरंत कहा, बिल्कुल होगी बेटा, आज पूरे घर में खुशी का माहौल रहेगा। फिर उन्होंने अंजलि की तरफ मुड़कर कहा, सुन लिया ना, आज रात का सारा खाना तुम अकेले बनाओगी, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तरह तरह की सब्जियां, मिठाई, स्नैक्स, सब कुछ तैयार होना चाहिए। अगर किसी चीज़ में कमी रह गई तो अच्छा नहीं होगा। अंजलि ने चुपचाप सर हिलाकर हाँ कर दी और वापस रसोई में चली गई। मैं ये सब देख रहा था। मेरे मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर इस घर में हर खुशी का बोझ सिर्फ अंजलि के कंधों पर ही क्यों डाल दिया जाता है। लेकिन उस समय माहौल खराब करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं भी चुप रहा। उधर रसोई में अंजलि अकेली लगातार घंटों तक खाना बनाती रही। उसका जला हुआ हाथ अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। फिर भी वो दर्द सहते हुए सबके लिए पकवान तैयार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर ज़रा सी भी गलती हुई तो फिर एक बार उसे सबके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। फिर माँ ने अचानक मुझे आवाज़ दी और बोली, बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम ज़रा मेडिकल स्टोर से मेरी दवा लेकर आ जाओ। मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत हाँ कह दिया और दवा लेने के लिए घर से निकल गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे जाते ही अंजलि के साथ फिर कुछ गलत होने वाला है। इधर घर में सुबह से ही पार्टी की तैयारी चल रही थी और अंजलि अकेले पूरे घर का काम संभाल रही थी। उसने सुबह से एक निवाला भी नहीं खाया था। पहले पूरे घर की सफाई की, फिर सबके लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद दोपहर का खाना, फिर शाम की पार्टी की तैयारी। लगातार घंटों तक रसोई में खड़े रहने की वजह से उसका शरीर जवाब देने लगा था। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह खुद को संभाल कर काम करती जा रही थी। तभी वो लड़खड़ाई और लगभग गिरने ही वाली थी कि माँ ने उसे देख लिया। माँ तुरंत दिव्या के पास गई और धीमी आवाज़ में बोली, बेटा, देख, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर ये अभी बेहोश होकर मेहमानों के सामने गिर गई तो हमारी बदनामी हो जाएगी। जा, इसे थोड़ा बहुत जो बचा हुआ खाना है वही दे दे, ताकि काम करने लायक रहे। माँ को उसकी सेहत की नहीं बल्कि अपनी इज्जत की चिंता थी। दिव्या ने गुस्से से अंजलि की तरफ देखा, फिर रसोई से थोड़ी सी बची सब्जी एक प्लेट में डालकर उसके सामने रख दी और बोली, ले, यही खा ले, ज्यादा नखरे मत दिखाना। अंजलि ने बिना कुछ बोले वो प्लेट उठा ली, क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी। तभी उसी समय दिव्या की बैंक में साथ काम करने वाली उसकी एक सहेली घर आ गई। उसने अंदर आते ही अंजलि को देखा, जो रसोई के कोने में बैठी बचा हुआ खाना खा रही थी। उसने हैरानी से पूछा, अरे दिव्या, ये कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। दिव्या बिना एक पल सोचे मुस्कुराकर बोली, अरे ये हमारे घर की नई नौकरानी है। हमारी पुरानी नौकरानी अपने गांव चली गई, इसलिए कुछ दिनों के लिए इसे काम पर रख लिया। उसकी बात सुनकर उसकी सहेली ने बस इतना कहा, अच्छा। फिर कुछ देर बैठकर बाकी लोगों से मिली और चली गई। अंजलि ने ये सब सुना, लेकिन हमेशा की तरह चुप रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी मैं दवा लेकर घर वापस पहुंचा। जैसे ही अंदर आया तो मैंने सोचा पहले रसोई में जाकर देख लूं कि अंजलि ने खाना खाया या नहीं। मैं जैसे ही किचन में पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी पत्नी एक कोने में बैठी हुई बचा हुआ खाना खा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसके चेहरे पर बेइज्जती साफ दिखाई दे रही थी।
मेरा दिल टूट गया। मैंने तुरंत उसके हाथ से प्लेट हटाई, उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधे हॉल में आ गया, जहाँ सारे मेहमान बैठे हुए थे। मैंने गुस्से में ऊंची आवाज़ में कहा, माँ, ये सब क्या हो रहा है? ये मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं। आपने इसकी ये हालत कैसे बना दी? मेरी आवाज़ सुनकर सारे मेहमान हमारी तरफ देखने लगे। तभी दिव्या की वही सहेली भी हैरानी से बोली, लेकिन दिव्या, तुमने तो अभी कहा था कि ये तुम्हारे घर की नौकरानी है, और कार्तिक कह रहा है कि ये उनकी पत्नी है। आखिर सच क्या है? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने सबके सामने कहा कि हाँ, ये मेरी पत्नी है। मैंने इससे अपनी मर्जी से शादी की है। ये गरीब ज़रूर है, लेकिन इसका आत्मसम्मान किसी से कम नहीं है, और आज जिस तरह इसके साथ व्यवहार किया गया है, उसके लिए मुझे शर्म आ रही है। मेरी बात सुनकर माँ गुस्से में मेरे पास आई और दांत पीसते हुए बोली, तुम ये क्या तमाशा कर रहे हो सबके सामने? हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो? चुपचाप अपनी पत्नी को लेकर कमरे में जाओ। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि नहीं माँ, अब बस बहुत हो चुका। मैं इसे कमरे में नहीं ले जाऊंगा, बल्कि अब हम दोनों इस घर में ही नहीं रहेंगे। इतना कहकर मैं अंजलि को लेकर अपने कमरे में चला गया। वहां पहुंचकर मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम्हें एक भी दिन यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। सुबह होते ही हम ये घर हमेशा के लिए छोड़ देंगे। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा फैसला पक्का था। उस रात हम दोनों ने जैसे तैसे रात गुजारी, लेकिन सुबह होते ही मुझे ऑफिस से अचानक ज़रूरी कॉल आ गया। मुझे तुरंत जाना पड़ा। मैंने अंजलि से कहा, तुम किसी भी हालत में कमरे से बाहर मत निकलना, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। उसने हाँ में सर हिला दिया और मैं ऑफिस चला गया। लेकिन मेरे जाते ही माँ और दिव्या फिर उसके कमरे में पहुँच गई। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती बाहर बुलाया और घर के काम करने को कहा। अंजलि ने मना किया तो दोनों उससे झगड़ने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि सीढ़ियों के पास धक्का मुक्की होने लगी, और तभी अंजलि का संतुलन बिगड़ गया। वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे जा गिरी। उसका सर सीढ़ी से टकराया और हाथ पैर भी छिल गए। दर्द से उसकी चीख निकल गई, लेकिन किसी ने उसे उठाने की कोशिश तक नहीं की। शाम को जब मैं ऑफिस से घर वापस लौटा तो घर के अंदर आते ही मैंने देखा अंजलि सीढ़ियों के नीचे बैठी रो रही थी। उसके सर से हल्का खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैं दौड़कर उसके पास गया, उसे संभाला और घबराकर पूछा कि ये सब कैसे हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ? उसने हमेशा की तरह झूठ बोल दिया और बोली, कुछ नहीं, मेरा पैर फिसल गया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि नहीं अंजलि, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तभी मेरी नज़र ऊपर खड़ी माँ और दिव्या पर गई। उनके चेहरे देखकर मुझे सब समझ आ गया। मैं गुस्से में उनके पास पहुंचा और कहा, माँ, आप लोग इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? वो गरीब लड़की है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाए। लोग तो जानवरों पर भी इतना जुल्म नहीं करते जितना आपने मेरी पत्नी पर किया है। आपने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया है। लेकिन माँ और दिव्या दोनों चुप रहीं। मैंने एक पल भी वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा। मैं तुरंत अंजलि को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसके सर पर पट्टी की दवाइयाँ दी और आराम करने की सलाह दी। वहाँ से वापस आते ही मैंने अंजलि से कहा, अपना सामान बांध लो, अब हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। उसने बिना कुछ बोले अपना छोटा सा बैग उठाया और हम दोनों घर से बाहर निकलने लगे। तभी गेट पर माँ और मेरा छोटा भाई आकाश खड़े हो गए। माँ ने गुस्से से कहा, अगर तुम इस घर से बाहर जा रहे हो तो हमेशा के लिए चले जाओ, और याद रखना, आज के बाद इस घर की एक भी चीज़ पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा। तुम्हें हमारी जायदाद से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उनकी बात सुनकर मुझे दुख ज़रूर हुआ, लेकिन मैंने बिना डरे जवाब दिया, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, और जहाँ तक इस घर का सवाल है, आज के बाद मैं कभी पलटकर यहाँ देखूंगा भी नहीं। इतना कहकर मैंने अंजलि का हाथ मजबूती से पकड़ा और बिना पीछे देखे हमेशा के लिए उस घर से निकल गया, क्योंकि अब मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत मेरा आत्मसम्मान और मेरी पत्नी का सम्मान था। अंजलि ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मेरे पास भले ही बड़ा घर नहीं है, लेकिन मेरी माँ का एक छोटा सा घर है। हम दोनों वहीं चलकर रहेंगे। घर कच्चा है, दीवारें भी पुरानी है और छत भी जगह जगह से टूटी हुई है, लेकिन वहाँ हमें कोई बेइज्जत नहीं करेगा। हम दोनों मेहनत करेंगे और अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर भी थोड़ी उम्मीद लौट आई। मैंने कहा, मुझे महलों की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारा साथ चाहिए। फिर हम दोनों वहाँ पहुँच गए। घर सच में बहुत छोटा था, दरवाज़ा भी पुराना था, दीवारों पर जगह जगह दरारें थी और कई दिनों से बंद रहने की वजह से चारों तरफ धूल जमी हुई थी। लेकिन अंजलि ने अंदर कदम रखते ही कहा, यही हमारा घर है और देखना, एक दिन हम इसे भी बहुत सुंदर बना देंगे।
उसने बिना देर किए झाड़ू उठाई और पूरे घर की सफाई करने लगी। मैंने भी उसका हाथ बटाया। हम दोनों ने मिलकर पुरानी टूटी चीजें एक तरफ रखी, फर्श साफ किया और घर को रहने लायक बना दिया। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, मैं बाजार गया और थोड़ा सा राशन खरीद कर ले आया, जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल और कुछ ज़रूरी सामान था। शाम को अंजलि ने पहली बार उस छोटे से घर की रसोई में खाना बनाया। हम दोनों ज़मीन पर बैठकर एक ही थाली में खाना खाने लगे। उस समय हमारे पास न अच्छा फर्नीचर था और ना ही कोई सुविधा थी, लेकिन फिर भी हम दोनों के चेहरों पर सुकून था, क्योंकि अब हमें कोई ताने देने वाला नहीं था। उस रात सोते समय छत से हवा आ रही थी, कहीं कहीं से पानी टपकने के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन अंजलि मुस्कुराकर बोली, मुझे तो ये घर किसी महल से कम नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ हम दोनों अपने मन से रह सकते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं वादा करता हूँ एक दिन तुम्हें इससे भी अच्छा घर दूंगा, जहाँ तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अगले दिन सुबह अंजलि हमेशा की तरह जल्दी उठ गई। उसने घर के बाहर आंगन में पानी डाला, फिर चाय बनाई और मुझे उठाकर बोली, जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको ऑफिस भी जाना है। मैं भी तैयार होकर नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते भर मैं यही सोच रहा था कि अब धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा, लेकिन शायद किस्मत अभी हमारी और परीक्षा लेना चाहती थी। मैं हमेशा की तरह समय पर ऑफिस पहुंचा, लेकिन आज वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। सभी कर्मचारी एक जगह इकट्ठा होकर आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी थोड़ी देर के बाद कंपनी के मालिक बाहर आए और उन्होंने हम सबको मीटिंग के लिए बुला लिया। हम सब हॉल में जाकर खड़े हो गए। मालिक का चेहरा बहुत उदास था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, दोस्तों, मुझे बहुत दुख के साथ एक ज़रूरी बात बतानी पड़ रही है। पिछले कई महीनों से हमारी कंपनी लगातार घाटे में चल रही है। काम बहुत कम हो गया और खर्चा उठाना मुश्किल हो गया। हमने कंपनी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मजबूरी में हमें कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ रहा है। उनकी बात सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई डर गया कि पता नहीं किसका नाम आने वाला है। फिर उन्होंने एक एक करके कुछ नाम पढ़ने शुरू किए। अचानक मैंने अपना नाम सुना। मेरे कानों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप खड़ा रह गया। मैंने कभी अपने काम में लापरवाही भी नहीं की थी। मैं हमेशा समय पर ऑफिस आता था और पूरी ईमानदारी से काम करता था। फिर भी कंपनी की मजबूरी की वजह से मेरी नौकरी चली गई। मालिक मेरे पास आए और बोले, कार्तिक, हमें तुम्हारे काम से कभी कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हम मजबूर हैं। अगर भविष्य में कंपनी की स्थिति ठीक हुई तो सबसे पहले तुम्हें ही वापस बुलाया जाएगा। उन्होंने मुझे आखिरी महीने की सैलरी और कुछ ज़रूरी कागज़ दिए। मैंने भारी मन से उन्हें धन्यवाद कहा और अपना छोटा सा सामान समेटकर ऑफिस से बाहर निकल आया। बाहर सड़क पर खड़े होकर मैं काफ़ी देर तक चुप रहा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि अब घर कैसे चलेगा, अंजलि को क्या बताऊंगा। उसने इतनी मुश्किलों के बाद मुस्कुराना शुरू किया था। अगर उसे पता चलेगा कि मेरी नौकरी भी चली गई तो उसे कितना दुख होगा। मैं धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मेरी नज़र हर उस दुकान पर पड़ रही थी जहां लोग अपने परिवार के लिए सामान खरीद रहे थे, और मैं सोच रहा था कि अब हमारे घर का राशन कैसे आएगा, किराने वाले का उधार कैसे चुकाऊंगा और आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन फिर अगले ही पल मुझे अंजलि की बात याद आई, जब उसने कहा था कि हम दोनों साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। बस उसी बात ने मुझे थोड़ा हौसला दिया। मैंने अपने आंसू रोक लिए और मन ही मन फैसला किया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं फिर से नौकरी ढूंढूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन अंजलि की आंखों में दोबारा आंसू नहीं आने दूंगा। यही सोचते हुए मैं भारी कदमों से अपने छोटे से घर की तरफ बढ़ने लगा, जहां मुझे पता था कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है और मुझे देखकर हमेशा की तरह मुस्कुराकर यही पूछेगा कि आपका दिन कैसा रहा। मैं भारी मन से घर पहुंचा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंजलि हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए मेरे पास आई, लेकिन मेरे चेहरे की उदासी देखते ही वो समझ गई कि ज़रूर कुछ गलत हुआ है। उसने धीरे से पूछा कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। मैंने उसके सामने बैठकर उसे पूरी बात बता दी कि कंपनी बंद होने की हालत में थी और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप रही, लेकिन अगले ही पल उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोली, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता भी खोल देता है। हम दोनों साथ हैं ना, फिर डर किस बात का। मैं जानती हूँ कि आप मेहनती हैं, आपको बहुत जल्द दूसरी नौकरी मिल जाएगी। उसकी बातों ने मेरे टूटे हुए हौसले को फिर से खड़ा कर दिया। घर में थोड़ा बहुत राशन रखा हुआ था और मेरे पास भी कुछ पैसे बचे हुए थे, इसलिए हमने तय किया
कि जब तक नई नौकरी नहीं मिलती तब तक जैसे तैसे काम चलाएंगे। धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगे, खर्चे बढ़ रहे थे लेकिन आमदनी बिल्कुल नहीं थी। ऐसे में अंजलि ने खुद ही एक रास्ता निकाल लिया। उसे बचपन से सिलाई का काम आता था। उसने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया। पहले एक दो लोग आए, फिर धीरे धीरे उसकी सिलाई की तारीफ पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। अब रोज कोई ना कोई कपड़े देने आ जाता। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से घर का खर्चा किसी तरह चलने लगा। उधर मैं भी रोज सुबह जल्दी निकल जाता और पूरे शहर में नौकरी की तलाश करता। कई जगह इंटरव्यू दिए, कई जगह रिजेक्ट हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद मुझे एक छोटी सी कपड़ों की फैक्ट्री में डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। मेरी सैलरी सिर्फ 15,000 रुपये महीने थी, लेकिन उस समय मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। मेरा काम कंप्यूटर में रोज का रिकॉर्ड अपडेट करना, नए ऑर्डर की जानकारी दर्ज करना, माल आने और जाने का हिसाब लिखना, स्टॉक का रिकॉर्ड संभालना, बिल की एंट्री करना और फैक्ट्री के ऑफिस का बाकी ज़रूरी कंप्यूटर वाला काम देखना था। नौकरी छोटी ज़रूर थी, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करने का मौका मिल गया था। मुझे लगा अब धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी फिर से संभल जाएगी। अब मेरी रोज़ की दिनचर्या तय हो गई थी। मैं सुबह जल्दी उठता, अंजलि मेरे लिए चाय और साधारण सा नाश्ता बनाती, फिर मैं फैक्ट्री चला जाता और वो घर पर सिलाई का काम करती रहती। शाम को जब मैं लौटता तो हम दोनों बैठकर दिन भर की बातें करते और आने वाले समय के बारे में सपने देखते। एक शाम जब मैं काम से वापस घर पहुंचा तो देखा अंजलि फर्श पर बैठी हुई थी। उसके सामने कुछ किताबें खुली हुई थी। उसके हाथ में एक मोटी सी किताब थी जिसका नाम था भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। उसके पास इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य अध्ययन और दूसरी कई किताबें भी रखी थी। मैं हैरान होकर उसके पास बैठ गया और मुस्कुराते हुए पूछा, अंजलि, ये कैसी किताबें हैं? तुम क्या पढ़ रही हो? मेरी बात सुनकर उसने धीरे से किताब बंद की और कुछ पल तक चुप बैठी रही, जैसे सोच रही हूँ कि मुझे सब बताए या नहीं। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने 12वीं के बाद बहुत मुश्किल से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं और एक दिन आईएएस ऑफिसर बनूं, ताकि आगे चलकर कलेक्टर बन सकूं। लेकिन हमारी आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि माँ 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। मेरे पास कोचिंग करने तक के पैसे नहीं थे। महंगी किताबें खरीदना तो बहुत दूर की बात थी। इसीलिए मुझे अपना सपना बीच में ही छोड़ना पड़ा और माँ के साथ काम करना शुरू करना पड़ा। लेकिन सच कहूँ तो आज भी वो सपना मेरे दिल में जिंदा है। मैं आज भी पढ़ना चाहती हूँ और एक दिन अपने दम पर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ देर तक उसे देखता ही रह गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को मेरे घर वाले अनपढ़, गंवार और गरीब कहकर उसकी बेइज्जती करते थे, वो इतनी पढ़ी लिखी, समझदार और बड़े सपने देखने वाली थी। मेरी आंखों के सामने एक पल में सब बदल गया। अंजलि ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको अब तक ये बात नहीं बताई। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं अपने बारे में आपको सब बता पाती। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ी किस बात की अंजलि? आज तो मुझे तुम पर पहले से भी ज़्यादा गर्व हो रहा है। तुमने इतना बड़ा सपना देखा और इतने मुश्किल हालात में भी उसे अपने दिल से ख़त्म नहीं होने दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम्हारा सपना कलेक्टर बनने का है, तो अब ये सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा सपना है। हम दोनों मिलकर इसे पूरा करेंगे। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, लेकिन ये रास्ता बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। पहले यूपीएससी की तैयारी करनी होती है और देश दुनिया की रोज़ की खबरों पर नज़र रखनी पड़ती है। हर दिन अखबार पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर्स याद करने पड़ते हैं, उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है, फिर प्रारंभिक परीक्षा पास करनी पड़ती है और उसके बाद मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू। अगर सब कुछ अच्छे से हो जाए और अच्छी रैंक आए, तभी आईएएस सेवा मिलती है और उसके बाद आगे चलकर कलेक्टर बनने का मौका मिलता है। मैं उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। फिर मैंने बिना एक पल सोचे कहा, रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर मंजिल सच्ची हो तो इंसान ज़रूर पहुंचता है। मैं ज़्यादा नहीं कमाता, लेकिन जितना कमाऊंगा उसमें से सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च करूंगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं ओवर टाइम करूंगा, दूसरी नौकरी भी कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा सपना अब कभी टूटने नहीं दूंगा। उस दिन पहली बार मैंने उसकी आंखों में फिर से वही चमक देखी जो शायद सालों पहले गरीबी ने उससे छीन ली थी। उसने भावुक होकर मेरा हाथ दोनों हाथों में पकड़ लिया और कहा, मुझे हमेशा लगता था कि मेरे सपने मेरी माँ के साथ ही खत्म हो गए, लेकिन आज आपने मुझे फिर से जीने की वजह दे दी। अब मैं पूरी मेहनत करूंगी और एक दिन आपको अपने फैसले पर गर्व महसूस करवाऊंगी।
मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो आज भी तुम पर गर्व है और जिस दिन तुम कलेक्टर बनोगी उस दिन पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि किसी इंसान की पहचान उसके पैसे या उसके घर से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और उसके हौसले और उसके सपनों से होती है। उस रात हमारे छोटे से कच्चे घर में बिजली बार बार जा रही थी। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, लेकिन उस हल्की सी रोशनी में भी हमें अपना भविष्य साफ दिखाई दे रहा था। क्योंकि अब हमारे पास दौलत नहीं थी, लेकिन उम्मीद थी, और कई बार जिंदगी बदलने के लिए उम्मीद ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगले ही दिन मैंने अपनी पहली सैलरी और थोड़ी बहुत बचत को जोड़कर अंजलि के लिए यूपीएससी की सारी ज़रूरी किताबें मंगवा दी। जब किताबों के बड़े बड़े डब्बे घर पहुंचे तो अंजलि उन्हें देखकर कुछ देर तक चुप खड़ी रही। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से एक किताब अपने सीने से लगा ली और बोली, मुझे कभी नहीं लगा था कि एक दिन मैं फिर से अपने सपने की शुरुआत कर पाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि अब पीछे मुड़कर मत देखो, अब सिर्फ मंजिल की तरफ देखना। उसी दिन उसने एक कॉपी निकाली और अपना पूरा टाइम टेबल बनाया। उसने तय किया कि वो हर दिन सुबह 4 बजे उठेगी। सबसे पहले 2 घंटे पढ़ाई करेगी, फिर घर का काम और सिलाई का काम करेगी, उसके बाद दोबारा पढ़ाई करेगी। शाम को मेरे ऑफिस से लौटने के बाद हम दोनों साथ बैठकर दिन भर की तैयारी पर बात करेंगे। उसे पता था कि मजबूत नींव के बिना बड़ी इमारत नहीं बनती। हर अध्याय पढ़ने के बाद वो अपने हाथ से नोट्स बनाती थी, ज़रूरी बातें अलग कॉपी में लिखती थी और रोज़ पुराने टॉपिक दोहराती थी। इसके साथ ही उसने रोज़ अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। देश दुनिया की खबरें पढ़ती, ज़रूरी घटनाओं के नोट्स बनाती और करंट अफेयर्स की अलग फाइल तैयार करती। धीरे धीरे उसने भारतीय संविधान, आधुनिक इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके साथ ही उसने रोज़ अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। देश दुनिया की खबरें पढ़ती और ज़रूरी घटनाओं के नोट्स बनाती और करंट अफेयर्स की अलग फाइल तैयार करती। मैं रोज़ फैक्ट्री में काम करता और लौटते समय उसके लिए कभी नई कॉपी, कभी पेन तो कभी कोई नई किताब लेकर आता, क्योंकि मुझे पता था कि ये खर्च नहीं बल्कि हमारे भविष्य में किया गया निवेश है। कई बार ऐसा भी होता कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता, लेकिन हमने कभी उसकी पढ़ाई नहीं रुकने दी। महीनों की मेहनत के बाद जब उसकी तैयारी पूरी हो गई तो उसने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भर दिया। जिस दिन उसने फॉर्म सबमिट किया उस दिन उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, मुझे मेरी मेहनत का फल ज़रूर देना। कुछ महीनों के बाद उसका पहला एग्ज़ाम हुआ, जिसे प्रीलिम्स कहा जाता है। परीक्षा वाले दिन मैं उसे सेंटर तक छोड़ने गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, डरना मत, तुमने जितनी मेहनत की है उसका फल ज़रूर मिलेगा। उसने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी और फिर रिजल्ट का इंतज़ार शुरू हो गया। जिस दिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आया हम दोनों की धड़कनें तेज़ थी। उसने कांपते हाथों से वेबसाइट खोली और जैसे ही अपना रोल नंबर देखा उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने प्रीलिम्स पास कर लिया था। उस दिन हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन हमें पता था कि असली चुनौती अभी बाकी है। इसके बाद उसने अगले लगभग 3 महीने सिर्फ मेंस परीक्षा की तैयारी में लगा दिए। अब वो रोज़ कई कई घंटे उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करती थी, समय देखकर सवाल हल करती थी, पुराने प्रश्न पत्र बनाती थी और अपनी गलतियों को सुधारती थी। आखिरकार मेंस परीक्षा का दिन भी आ गया। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी पेपर दिए। फिर कई महीनों तक रिजल्ट का इंतज़ार चलता रहा और जब मेंस का रिजल्ट आया तो उसमें भी उसका नाम था। अब सिर्फ आखिरी पड़ाव यानी इंटरव्यू बचा था। इंटरव्यू की तैयारी के दौरान वो देश की राजनीतिक, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था और वर्तमान घटनाओं पर घंटों चर्चा करती थी। मैं भी जितना हो सकता उसकी मदद करता। आखिर इंटरव्यू का दिन भी आ गया। बोर्ड के सदस्यों ने उससे उसकी पढ़ाई, उसके जीवन के संघर्ष, उसके फैसले लेने की क्षमता, प्रशासनिक सोच और समाज से जुड़े कई सवाल पूछे। उसने बिना घबराए पूरे आत्मविश्वास और सादगी के साथ हर सवाल का जवाब दिया। कुछ समय के बाद फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ। उस दिन हम दोनों सुबह से ही बेचैन थे। जैसे ही रिजल्ट आया उसने कांपते हुए अपना रोल नंबर खोजा और अगले ही पल खुशी से चिल्ला उठी, कार्तिक, मेरा नाम आ गया, मैं आईएएस बन गई। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सालों की मेहनत एक पल में रंग ले आई हो। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। उसे उत्तराखंड के मसूरी के राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी भेजा गया। वहां उसने प्रशासन, कानून, सरकारी व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, पुलिस प्रशासन, विकास योजनाएं, सरकारी फाइलों का काम, जनता की समस्याओं का समाधान और एक जिम्मेदार अधिकारी के सभी कर्तव्य सीखे। बीच बीच में उसे अलग अलग जिलों में भी प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, जहां उसने अनुभवी अधिकारियों के साथ काम करके सीखा कि एक जिले का प्रशासन कैसे चलाया जाता है। ट्रेनिंग पूरे होने के बाद उसकी आईएएस अधिकारी के रूप में नियुक्ति हो गई।
उसने कुछ समय अलग अलग प्रशासनिक पदों पर काम करके अनुभव हासिल किया और फिर एक दिन सरकार ने उसे एक जिले का जिलाधिकारी यानी कलेक्टर नियुक्त कर दिया। जिस दिन उसने पहली बार कलेक्टर कार्यालय में कदम रखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे शायद अपनी माँ की याद आ रही थी, जिसने गरीबी में भी उसे पढ़ाया था और अपने अधूरे सपनों के बावजूद बेटी के सपने जिंदा रखे थे। मुझे भी उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हो गई हो। कुछ समय के बाद उसकी ट्रेनिंग और शुरुआती नियुक्तियां पूरी हुई और मैं उसे लेने गया। जैसे ही वो मेरे सामने आई, उसने बिना कुछ कहे मुझे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा कि जिस लड़की के पास कभी 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से होता था, आज वही एक जिले की कलेक्टर बन गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, नहीं कार्तिक, ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था। अगर उस दिन तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ते, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, अगर तुम मेरे लिए दिन रात मेहनत नहीं करते, तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ये हमारी दोनों की जीत है। कुछ ही दिनों के बाद सरकार की तरफ से उसे रहने के लिए एक बड़ा सरकारी बंगला मिला। जब हम पहली बार उस बंगले के अंदर गए, तो कुछ पल तक चुपचाप खड़े रहे। हमें अपना वो छोटा सा कच्चा घर याद आ गया, जहाँ छत टपकती थी, जहाँ हमने एक प्लेट में खाना खाया था, जहाँ अंधेरे में लालटेन की रोशनी में सपने देखे थे। आज ऊपर वाले ने उन्हीं सपनों को हकीकत बना दिया था। अगले ही दिन अखबार के पहले पन्ने पर अंजलि की बड़ी सी तस्वीर छपी और उसके नीचे लिखा था कि गरीब परिवार की बेटी ने अपनी मेहनत और लगन से आईएएस बनकर पूरे जिले का नाम रोशन किया। ये खबर मेरे पुराने घर भी पहुंची। कुछ ही दिनों के बाद मेरी माँ, मेरा छोटा भाई आकाश और दिव्या हमारे सरकारी बंगले के बाहर आकर खड़े थे। उन्होंने गार्ड से कहा कि उन्हें हमसे मिलना है। जब गार्ड ने अंदर आकर बताया तो मैं और अंजलि दोनों बाहर आए। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अंजलि के सामने हाथ जोड़ दिया और कांपती हुई आवाज में कहा, बेटी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। हमने तुम्हारी गरीबी देखकर तुम्हारी इज्जत नहीं की, लेकिन आज समझ आया कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके संस्कार, उसकी मेहनत और उसके चरित्र से होती है। मैं कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। फिर मैंने शांत आवाज में कहा, माँ, आज आपको अंजलि की याद इसलिए आई क्योंकि आज वो कलेक्टर बन गई है। अगर आज भी वो गरीब होती तो क्या आप उसे अपनाने आती? मेरे इस सवाल के बाद वहां गहरा सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सबकी नजरें झुक गईं। तभी अंजलि आगे बढ़ी। उसने माँ के जुड़े हुए हाथ धीरे से नीचे की और बोली, मैं किसी से नफरत नहीं करती। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन मैं आप सबसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी गरीब इंसान को उसकी गरीबी की वजह से छोटा मत समझिए, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान एक दिन अपनी किस्मत खुद लिख देता है। उसकी ये बात सुनकर माँ रो पड़ी। उन्होंने अंजलि को गले लगा लिया। आकाश और दिव्या भी शर्म से सर झुकाकर खड़े रहे। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत सिर्फ बड़ा अफसर बनने में नहीं होती, बल्कि उन लोगों की सोच बदलने में होती है जो कभी इंसान की कीमत उसके पैसों से लगाया करते थे। और उसी दिन हमारी जिंदगी के संघर्ष की कहानी एक नई शुरुआत के साथ खत्म नहीं, बल्कि सफल होकर आगे बढ़ गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।